नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। महिलाएं हमेशा से यौन शोषण और हिंसा का शिकार रही हैं, चाहे घर हो या दफ्तर या फिर सार्वजनिक स्थल। हर जगह वो निशाने पर रहती हैं। आजकल कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जहां वो प्लेन ट्रेन में भी जब जाती हैं तो कई बार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, छेड़छाड़ की वो शिकार हुई हैं। इस संबंध में कानून भी है जो उनकी सुरक्षा करता है। जरूरत है जागरूकता की। आज हम आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। तो नवीन जी, आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़े तमाम नियम कानून की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। तो 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612793 और 012061279338। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़ी कानूनी जानकारी आज आपको मिलने वाली है हमारे इस कार्यक्रम में। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रेन में, प्लेन में अगर महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कहीं पर भी होता है तो पीड़िता इसकी शिकायत कैसे कर सकती है? रेशु जी, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि दुर्व्यवहार और हरासमेंट की शिकायतें जो है आजकल बढ़ती जा रही है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह की हरकतों के विषय में जो है हमें जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। अब यदि हम बात करें, जैसे ट्रेन में यदि यौन उत्पीड़न होता है किसी महिला के साथ में, तो महिला को ट्रेन से उतरने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अभी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि या तो जो टिकट एग्जामिनर होते हैं उनको सूचित करके उनकी सहायता लेकर के शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। टिकट एग्जामिनर यदि नहीं मिलते हैं तो आप सीधे सीधे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो ट्रेन के अंदर मौजूद है, आप उनके पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी इसमें सक्षम है आपकी शिकायत लेने के लिए जी। साथ ही साथ यदि कोई भी उपलब्ध नहीं हो तो टिकट एग्जामिनर की सहायता लेकर के या तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट रिजर्व पुलिस है जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है रेलवे से संबंधित सुरक्षा विषयों को लेकर, वहां भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जी। अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन को लेकर के कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है ना। यदि शिकायत दर्ज करा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्थान पर बार बार जाकर के मुकदमे की तारीखें भुगतनी होंगी। आपके बयान को दर्ज करने के लिए जो रेलवे के पुलिस कर्मचारी होते हैं ये आपके घर तक, चाहे वो घर के देश के किसी भी कोने में हो, वहां जाकर आपका बयान दर्ज करने के लिए बाध्य है और मुकदमा चलाने के लिए बाध्य है जी। इसी प्रकार यदि हवाई यात्रा के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना होती है तो ऐसे में सर्वप्रथम जो केबिन क्रू होता है उनके पास में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और वो आपकी मदद करेंगे आगे जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होनी है वहां पर एयरपोर्ट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने में और आपकी शिकायत को दर्ज करवाने में। यदि केबिन क्रू भी आपकी मदद नहीं करती है, आपकी कोई सुनवाई नहीं करती है जी, तो ऐसी स्थिति पे लैंडिंग के बाद आप स्वयं एयरपोर्ट पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हैं या 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं।
जी साथ ही साथ यदि एयरलाइन ने आपकी मदद नहीं की है और उनके खिलाफ भी आपको शिकायत करनी है तो airsewa@gov.in इस मेल आईडी पर भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। जी ये सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम समझना चाहेंगे आपसे। सर, ऐसी खबरें भी अक्सर आती रहती हैं कि होटल में गुप्त कैमरों से महिलाओं की तस्वीर ली गई हैं। सर, इसके दोषियों को किस धारा के तहत सजा या जुर्माना होगा? वैसे भी आईपीसी की सेक्शन 354 सबसेक्शन सी इस तरह की घटनाओं को संबोधित करता है। सेक्शन 354 सी में ये कहा गया है कि यदि कोई भी महिला कोई ऐसा काम कर रही हो जो कि आमतौर पर वह निजता में करती है, प्राइवेसी में करती है, सार्वजनिक स्थान पर नहीं करती, जैसे कि होटल्स हो गए या हॉस्टल के कमरे हो गए, ऐसे स्थानों पर जो प्राइवेसी में किए जाने वाले कार्य हैं, उसको यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से रिकॉर्ड करता है या फोटोग्राफ क्लिक करता है तो ये धारा लागू होती है वहां पर। जी सेक्शन 354 सी के तहत यदि पहली बार कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है इस सेक्शन में। जी और वही व्यक्ति यदि दूसरी बार, तीसरी बार या बार बार पाया जाता है दोषी तो उस परिस्थिति में उसके ऊपर उसको 3 साल से लेकर के 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है अदालत के द्वारा। जी सर, ये भी बताएं, क्योंकि साइबर संसार में भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जो शिकायतें हैं वो कई बार आती हैं। कई महिलाएं हैं जो इस तरह की छेड़छाड़ का शिकार हर दिन बनती हैं। गलत तस्वीरें और दुष्प्रचार आदि भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक तरीके से सर अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके लिए कानून क्या कहता है और कितनी सजा हो सकती है? इस तरह के साइबर अपराध या इंटरनेट के माध्यम से यदि किसी महिला को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है या उसकी तस्वीरों को, उसके वीडियोस को गलत तरीके से किसी तरह से मॉर्फ करके या पोर्नोग्राफी फैलाने के उद्देश्य से यदि इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए जो प्रावधान है वो आईपीसी के सेक्शन 354 डी में है और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 ई में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। जी अपराध कौन कौन से कवर होते हैं सेक्शन 354 डी में? बार बार किसी महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, मिस कॉल करना या बिना अनुमति के या परेशान करने के इरादे से बार बार किसी प्रकार के टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या स्टॉकिंग भी हो सकता है। बार बार उस महिला के स्टेटस अपडेट्स को फॉलो करना। जी तो ये इंटरनेट मॉनिटरिंग या साइबर तरीके से उस महिला के ऊपर नजर रखना या स्टॉकिंग जैसी अपराधों की श्रेणी में आता है। जी अब इसके तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। जी और यदि बार बार इस प्रकार की गलती दोहराता हुआ पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 ई में यदि किसी प्रकार की फोटोज अपलोड किए जाते हैं अश्लीलता के मकसद से या महिला को बदनाम करने के लिए या उसके आचरण या उसके कैरेक्टर को दोषपूर्ण साबित करने के लिए, तो सेक्शन 66 ई के तहत 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी सर, अनिच्छा जाहिर करने के बावजूद कोई पुरुष अगर स्त्री से संपर्क करने की कोशिश करे या इसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है या फिर निगरानी करता है या किसी स्त्री का पीछा करता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है ऐसे व्यक्ति पर? तो देखिए,
राइट टू प्राइवेसी संविधान हर किसी के लिए गारंटी करता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अब यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ में कोई संबंध रखने या उससे बातचीत करने में अपनी अनिच्छा जाहिर करती है, इसके बावजूद भी यदि पुरुष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से यदि निगरानी करता है या बार बार परेशान करने की कोशिश करता है या संपर्क साधने की कोशिश करता है, तो ये महिला के निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो इस तरह से निगरानी करना या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से उसके पीछे पड़े रहना, ये स्टॉकिंग का ऑफेंस भी कहलाता है। स्टॉकिंग के ऑफेंस, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से निगरानी रखना, ये इसके लिए जो प्रावधान है वो भी आईपीसी के सेक्शन 354D में किया गया है जी। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कई बार खबरें भी सामने आती हैं कि छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, कोई स्त्री सड़क से गुजर रही है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे मामले में सर पीड़िता को क्या करना चाहिए? पीड़िता दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई करा सकती है? उसके लिए उसको क्या कुछ करना होगा? यदि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है किसी भी लड़की या महिला के साथ में, जहां पर उस महिला या लड़की के प्रति या तो उसको कोई अश्लील इशारे किए जा रहे हों या अभद्र टिप्पणियां की जा रही हों या किसी प्रकार के गाने या कोई भी इस तरह की बात कहकर उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही हो या उसको उसके साथ में छेड़छाड़ हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह जो पीड़िता है वह आईपीसी की धारा 394, 354 ए, बी, सी, डी और धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकती है। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये जितनी भी छेड़छाड़ से संबंधित धाराएं हैं जी, ये सारे के सारे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जी। कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस के पास अधिकार होते हैं कि पुलिस संज्ञान ले सके और मामले में तुरंत कार्रवाई कर सके। इसमें आरोपी को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की भी जरूरत नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन जो है वहां पर पुलिस न्यायालय की परमिशन के साथ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और बिना किसी न्यायालय के परमिशन के भी जांच पड़ताल कर सकती है। आवश्यक नहीं है कि कोर्ट से परमिशन लेना ही होगा इन्वेस्टिगेशन से पहले जी। इसमें जो है जो सजा का प्रावधान है वो 3 महीने तक के कैद का प्रावधान है। अब यहाँ पर पीड़िता को चाहिए कि वह निसंकोच होकर सबसे पहले इसकी शिकायत या तो अपने अभिभावक को करे या किसी परिजन को करे, है ना। यदि अभिभावक या परिजन आसपास नहीं है मौजूद और पीड़िता कंफर्टेबल है तो वो सीधे पुलिस के पास भी जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और यदि पुलिस स्टेशन भी नजदीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 का सहारा लिया जा सकता है, वहां भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जी। सर कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब महिलाएं सड़क से गुजर रही होती हैं तो उनके ऊपर फब्तियां कसी जाती हैं, छेड़छाड़ उनके साथ की जाती है। अपने घर के आसपास जब वो बाहर कहीं खड़ी होती हैं तो भी उनके साथ छेड़छाड़ की कई घटनाएं इस तरह से सामने आई हैं। लेकिन सर अगर दफ्तर में छेड़छाड़ होती है, यौन उत्पीड़न अगर महिलाओं के साथ घटता है तो ऐसी घटना से महिलाएं किस तरीके से निपट सकती हैं और सबसे पहले कहाँ शिकायत दर्ज कर सकती हैं? बिल्कुल वैसे जी, क्योंकि आज के समय में महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं, कार्यस्थलों पर कार्य कर रही हैं, तो कामकाजी महिलाओं के लिहाज से ये प्रश्न आपका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है जी। कामकाजी महिलाओं के लिए जो प्रावधान है आज के समय में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान
ये मामला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से किस तरीके से बचाया जाए और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। जी। साथ ही साथ कानून बनाने के भी निर्देश दिए थे। आज के समय में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ये लागू हो चुका है जी। और ये हर तरह के संस्थान पर लागू है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो। शर्त बस ये है कि यदि संस्थान में 10 से अधिक महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, तो वहां पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करना आवश्यक होता है हर ऐसे संस्थान के अंदर। जी। तो यदि कोई भी महिला किसी प्रकार के छेड़छाड़ का शिकार होती है, तो वो अपनी संस्था के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में शिकायत दर्ज करा सकती है। जी। अब बात करते हैं, बहुत ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर किसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जी। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़िता है वो स्थानीय शिकायत समिति जो जिले में जिनका गठन किया गया है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और शिकायत जो है वो घटना के 3 महीने के अंदर अंदर दर्ज कराना होता है। जी। ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जी। कई बार ऐसा होता है कि महिला जो है 3 महीने के अंदर इस घटना की शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को या जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है जिले में, वहां के जो भी सदस्य हैं उनको यदि प्रतीत होता है कि महिला के पास जेन्युइन कारण थे कि वो अपनी शिकायत 3 महीने के अंदर दर्ज नहीं करा सकी, तो उसे 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। जी। अब यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो पीड़िता है वो स्वयं शिकायत दर्ज कराए। पीड़िता का यदि कोई कोलीग है जो उसी संस्थान में काम करता है और उसने घटना को देखा हुआ है और वो पूरे घटना का विवरण दे सकता है, तो वह भी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही साथ महिला के परिजन, मित्र, वे भी जाकर के शिकायत जो है वो निश्चित समय अवधि के अंदर दर्ज करा सकते हैं। और शिकायत प्राप्त होने के बाद में ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवश्यक जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करे, जिसमें कि पुलिस के पास में कंप्लेंट रजिस्टर करवाना और उस मामले का फॉलोअप करना और पीड़िता को न्याय दिलाना तक शामिल। जी सर, आज के विषय पर तमाम महिलाओं को जागरूक करने और कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।